अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यास्मीन तैयबी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज का जो मौज़ू मैंने चुना है वो फैमिली क्लास स्पॉन्सरशिप से ही उसका ताल्लुक़ है। और मैं आपको अपडेट्स देना चाह रही थी जो हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स चल रहे हैं इस वक़्त। फैमिली क्लास स्पाउज़ल स्पॉन्सरशिप या पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स स्पॉन्सरशिप वग़ैरह वग़ैरह जो रीयूनिफ़िकेशन के प्रोग्राम्स हैं सारे, इसमें सुपर वीज़ा भी आ जाता है, विज़िटर वीज़ा भी आ जाता है। तो मैं उनके बारे में आपको मालूमात दूँगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो केसेस स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के कोविड की वजह से 2019 के जो एक तरह से बिल्कुल सिस्टम में अटके हुए थे, वो फाइनली दे आर गेटिंग थ्रू। और वो समझ लें वो बचे कुछ ये वो वाले केसेस थे जब कोविड का कोई वैक्सीनेशन वगैरह अवेलेबल नहीं थी और जो ऑफिसर्स थे वो तमाम के तमाम कनाडा वापस आ गए थे और पेपर एप्लीकेशंस जो थी वो सारी बस रखी रह गई थी जब तक कि ऑफिसर्स उनको देख ना लेते और उन पे काम करके फैसला ना सुनाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वाली एप्लीकेशंस अब समझ लें कि हाथ ही निकल गया और अब थोड़ी-सी बस दुम रह गई है और वो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। मेरे जितने भी क्लाइंट से आज लास्ट क्लाइंट की पासपोर्ट सबमिशन का आया तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो चैप्टर वो वाला जो था ना जिसमें 2-3 साल लग रहे थे, वो वाला चैप्टर इंशाल्लाह बहुत जल्द तकमील तक पहुँच जाएगा। उसके दूसरे हवाले से मैं ये बताना चाह रही थी कि जो केसेस ऑनलाइन मैंने किए, सितंबर में ये प्रोग्राम शुरू हुआ और मैंने अक्टूबर से लेकर अब तक मैंने काफ़ी केसेस सबमिट किए हैं और उनमें जो अक्टूबर वाले केसेस थे उनमें 3 महीने लगे हैं। मुझे जनवरी लाइक लास्ट वीक में मुझे उन दोनों के जवाबात आए हैं। तो सुनने में ये आया है कि इवन दो जो इनिशियल एक्नॉलेजमेंट है या एओआर है, उसके आने में टाइम लग रहा है क्योंकि ऑफ़िसर्स जो हैं वो ये सुनने में आ रहा है, इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है लेकिन लग ऐसा ही रहा है कि ऑफ़िसर जो हैं जो टाइम लगा रहे हैं, वो यही देखने के लिए कि आया फ़ाइल मुकम्मल है कि नहीं, कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग तो नहीं है या फ़ॉर्म सही से फ़िल्ड आउट हुए हैं कि नहीं या सिग्नेचर्स हुए हैं या नहीं या फ़ीस लगी है कि नहीं। कंप्लीटनेस चेक जो होता है, वो करके फिर आपको बता रहे हैं। लेकिन सुनने में ये आया है दोबारा कि उसके बाद जो है काम क्योंकि ऑनलाइन है तो जो उसमें काफ़ी तेज़ी आ जाएगी। एक दफ़ा जब ये वाला स्टेप आ जाता है उसके बाद काफ़ी तेज़ी आ जाएगी एज़ अपोज़्ड टू द पेपर एप्लीकेशन। देखते हैं क्या होता है। लेकिन कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको जो मुझसे पूछते थे कि आप बताइए कि हम ऑनलाइन करें या पेपर एप्लीकेशन करें। तो मैंने उनको यही मशवरा दिया कि देखिए वैसे आपकी मर्ज़ी है लेकिन इस वक़्त तक तो कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा दोनों पेपर या ऑनलाइन एप्लीकेशन में। तो कुछ लोग पेपर एप्लीकेशन को चूज़ कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन। तो जैसे जो मेरे क्लाइंट चाहते हैं मैं उसी हिसाब से काम करती हूँ। एक और बात ये है कि थोड़ी-सी एक ग्लिच उसमें ये है कि एक ख़ास अपलोडिंग के बाद एक एक मैसेज आ जाता है कि आपने अपना जो भी आपका लिमिटेशन थी वो आपने उसको पूरी कर ली है अपलोड करने की डॉक्यूमेंट्स। जबकि पेपर एप्लीकेशन में ऐसा नहीं है, आप जितना भी चाहे सबूत लगा दें तो उसमें तो कोई रुकावट नहीं है। लेकिन ऑनलाइन में ये रुकावट ज़रूर है और दूसरी बात ये है कि आपको इसमें जो आपका क्लाइंट है उसकी भी एक तरह से पार्टिसिपेशन चाहिए होती है। तो बाज़ दफ़ा अगर क्लाइंट्स ज़्यादा टेक्नो सेवी नहीं हैं या उनको कंप्यूटर या लैपटॉप की इतनी सहूलियात नहीं है कि वो फ़ौरन डिक्लेरेशन साइन करें या जाके एप्लीकेशन के अंदर जाएँ और अंदर अपना नाम वग़ैरह लिखें, तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है। अदरवाइज़ ये क्लाइंट्स पे डिपेंड करता है और आगे आने वाला वक़्त बताएगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस और पेपर एप्लीकेशंस में क्या वाक़ई मिनिस्टर ने जो एक इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, हिदायत दी हैं कि रीयूनिफ़िकेशन को तेज़ी दी जाए, तो क्या वाक़ई उस पे अमल हो रहा है या नहीं? ये थोड़े मेरे ख़्याल से मैं समझती हूँ 1-2 महीने में डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी जब मेरे पास ठोस सबूत होगा कि क्या सिलसिला है और उस वक़्त क्या पोज़ीशन होगी इन एप्लीकेशंस की, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो पेपर एप्लीकेशन है। मैं दोनों तरह से कर रही हूँ, ठीक है? डिपेंड करता है, कुछ केसेस में ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो अगर मैं समझती हूँ कि ये लिमिट एक्सीड कर जाएगा जो भी अपलोडिंग की है,
तो मैं प्रेफ़र कर रही हूँ कि वो एप्लीकेशंस मैं पेपर एप्लीकेशन भेजूँ, ठीक है? थैंक यू। और दूसरी बात जो है, एक और मैं बताना चाह रही थी कि मेरे पास काफ़ी सवालात आते हैं पेरेंट्स के इमिग्रेशन के हवाले से। तो मुझे अफ़सोस भी होता है कि मैं कहूँ कि सॉरी ये तो प्रोग्राम बंद है, लेकिन वाक़ई अभी तक ये प्रोग्राम बंद ही है। और जिन लोगों का आप समझ लें कि 2 ऑलमोस्ट 2 तीसरा साल है ये कि जिनका 2019 में आप समझ लें कि जो ड्रॉ हुई थी उसके अभी तक केसेस थ्रू नहीं हुए हैं। और तो ग्रैंड पेरेंट्स की जो ड्रॉ का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और अभी तक मज़ीद कोई ड्रॉ हुई नहीं है। जो पिछले केसेस जो पिक कर लिए गए थे लास्ट ईयर भी जो 20,000 के करीब, उनका भी अभी मामला चल रहा है, लेकिन उससे पहले वाले भी जो केसेस थे, वो भी अभी तक समझ लें कि बस बीच में अटके हुए हैं। तो उनको यहाँ बुलाने की जो भी हिदायत दी जा रही है वेबसाइट पर भी, और जो हम लोग हमारी इंडस्ट्री में लोगों को मशवरा देते हैं, वो ये है कि आप नंबर 1 या तो आप विज़िटर वीज़ा अप्लाई करें अपने पेरेंट्स के लिए, या नहीं तो सुपर वीज़ा। विज़िटर वीज़ा के लिए आपको ज़ाहिर है इन्विटेशन देना होता है एक बुलाने के लिए उनको, और जो भी फ़ीस है वो लगाकर आपको एप्लीकेशन भेजनी होती है, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है। लेकिन जो सुपर वीज़ा है उसकी कुछ कंडीशंस हैं, शराइत हैं। नंबर 1 शर्त तो ये है कि आपको आपकी फैमिली के हिसाब से अगर मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मेरे 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 घर में 5 अफ़राद हैं और मैं अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहती हूँ, तो 7 लोग हो गए। और ये 7 लोग की इनकम के हिसाब से जो आपका लास्ट नोटिस ऑफ असेसमेंट है उसकी लाइन 150 पर जो है, वो उसके हिसाब से होनी चाहिए कि कितने अफ़राद हैं और आप उनकी लो इनकम कट ऑफ जो है या मिनिमम नेसेसरी इनकम जो है वो आप पूरा कर पा रहे हैं या नहीं, ये ज़रूरी है। और इसमें डिपेंडेंट बच्चे नहीं आते, आप सिर्फ़ पेरेंट्स को बुला सकते हैं, डिपेंडेंट बहन-भाइयों को आप नहीं इसमें शामिल कर सकते। क्योंकि ये सवाल भी मेरे पास अक्सर आता है, तो मैंने सोचा आज तमाम सवालों के जवाबात ऐसा प्रोग्राम करूँ कि काफ़ी लोगों को उनके सवालों के जवाबात मिल जाएँ। तो इसके लिए इनकम रिक्वायरमेंट बहुत लाज़मी है। और दूसरी चीज़ ये है कि 100,000 की कैनेडियन इंश्योरेंस कंपनी से मेडिकल इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। प्लस इसमें एक और चीज़ ये है कि मैं देख रही हूँ कि मेडिकल एग्ज़ाम भी बाद में होता है, क्योंकि जब आप फ़ाइल अपनी सबमिट हो जाती है आपकी, तो उसके बाद इमिग्रेशन खुद ही आपको फिर भेजते हैं कि अब आप मेडिकल करवाइए। और फिर जब मेडिकल हो जाता है उसके बाद फिर वो फ़ैसला लेते हैं कि ये इनको कनाडा में सुपर वीज़ा दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो आज का सेशन मेरा बस यहीं पर ही ख़त्म होता है इस स्पॉन्सरशिप्स के हवाले से। लेकिन एक एक और कैटेगरी है जिसमें आप किसी भी रिलेटिव को बुला सकते हैं। अगर आपका कनाडा में कोई भी रिलेटिव नहीं है आपका यहाँ पर, आप बिल्कुल तन्हा हैं, ना आपकी शादी हुई है, ना आपके बच्चे हैं, ना आपके बहन-भाई हैं, कोई भी नहीं है आपका। तो वो उसको कहते हैं लोनलीएस्ट पर्सन इन कनाडा, और वो अपने किसी भी रिश्तेदार को बुला सकते हैं, ठीक है? उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं। एक और स्पॉन्सरशिप का जो है वो है ऑर्फन्स या यतीम बच्चों का, अंडर 18 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं, और उसमें आपके भांजा-भांजी, भतीजा-भतीजी, और अगर आपके पोता-पोती या नवासा-नवासी हैं जिनके पेरेंट्स हयात नहीं हैं अंडर 18, तो आप उनको भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ये तमाम ये जो चीज़ें हैं, ये जो मैंने आपको बताई हैं, ये फैमिली रियूनिफिकेशन के हवाले से है। क्योंकि जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि इमिग्रेशन मिनिस्टर को जस्टिन ट्रूडो साहब ने ये एक हिदायत दी हैं कि फैमिली रियूनिफिकेशन को अव्वलीन हैसियत दी जाए, और जल्द अज़ जल्द तमाम लोगों को कनाडा में जो इस कैटेगरी में आते हैं फैमिली क्लास स्पॉन्सरशिप में, चाहे वो स्पाउसल हो, चाहे वो डिपेंडेंट चिल्ड्रन की हो, चाहे वो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स की हो, उसको फ़ज़ीलत देते हुए इन केसेस को बहुत ही तेज़ी से मुकम्मल किया जाए। तो अभी ये हिदायत तो हुई थी 16 दिसंबर को, और कुछ नज़र तो आ रहा है, कुछ तेज़ी आई है, लेकिन अभी खातिर ख़्वाह असर उसका फ़ौरन नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि जो गवर्नमेंट के पहिए हैं ज़रा आहिस्ता-आहिस्ता चलते हैं।
लेकिन जब अमल दरामद शुरू हो जाता है तो उसमें थोड़ा-सा वक़्त तो लगता है। तो क्योंकि दिसंबर में दी हुई थी ये हिदायत और बीच में छुट्टियाँ आ गईं, तो उम्मीद करती हूँ मैं कि अगले 1-2 प्रोग्रामों में ज़रूर आपको मैं अपडेट्स दूँगी कि ये प्रोग्राम क्या मतलब इसने तेज़ी पकड़ी है कि नहीं? क्योंकि अभी भी पाकिस्तान से मैं पाकिस्तान के हवाले से बात कर रही हूँ इस वक़्त कि पाकिस्तान से विज़िटर वीज़ा को अराउंड 6 महीने के करीब लग रहे हैं, जो कि काफ़ी लंबा टाइम है। और यही वो वक़्त है जनवरी-फरवरी जब हमारे काफ़ी लोग अपने पेरेंट्स के लिए विज़िटर वीज़ा या सुपर वीज़ा अप्लाई करते हैं ताकि बाय द टाइम वो यहाँ आएँ तो समर में उनको अच्छा मौसम मिले और वो अपने फैमिली के साथ अच्छा वक़्त गुज़ार सकें, अच्छे मौसम में, ठीक है? तो अगर इस सिलसिले में आपको मज़ीद मालूमात चाहिए और आप चाहते हैं कि आपका ये काम हम करें, तो ज़रूर राब्ता कीजिएगा। 905-513-0012 हमारा फ़ोन नंबर है, एक्सटेंशन 101 इमिग्रेशन के लिए, 102 ट्रांसलेशन के लिए, उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए। इसके अलावा मेरी वेबसाइट है canimsolutions.ca CANIMM solutions.ca इस पर भी आपको मुकम्मल मालूमात मिल जाएँगी राब्ते की, चाहे वो ईमेल है, चाहे फ़ोन है। तो उम्मीद है आप ज़रूर अगर आपको कोई सवाल होगा मुझसे राब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं ज़ूम की मीटिंग्स भी करके लोगों को मशवरा दे रही हूँ, उनको ऑफ़िस आने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इस तरह का कुछ आपको है ख़्याल अपने पेरेंट्स को बुलाने का या कोई स्पाउसल स्पॉन्सरशिप का आपके ज़हन में सवाल है या आप चाहते हैं कि हम आपकी फ़ाइल को लेकर उस पे काम करें, तो ज़रूर राब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं आपके फ़ोन और ईमेल्स की मुंतज़िर रहूँगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।